बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की सबसे अहम पेशरफ्त, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 अब कानून बन गया है। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में इस नए कानून की कॉपी और गजट नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। अब बताते चलें कि लास्ट फ्राइडे जुम्मे को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इस बिल पर दस्तखत किए, जिसके बाद ये इसने कानूनी शक्ल इख्तियार कर ली है। यानी अब इस नए कानून के तहत जो आर्टिकल 184(3) जिसके तहत चीफ जस्टिस साहिबान ने फैसले किए सो मोटो नोटिस के नतीजे में, अब उस सिलसिले में इस नए कानून के तहत नजरसानी की एक सुप्रीम कोर्ट में अपील की तर्ज पर एक ऑप्शन दी गई है। उससे पहले भी नजरसानी की ऑप्शन थी, लेकिन अब इसके पैमाने को, स्कोप को वाइडन किया है, उसमें ज्यादा वुसअत लाई गई है। यानी कि जो मरकजी बेंच फैसला करेगा, जो नजरसानी की दरखास्त है उस पर मरकजी बेंच के फैसले से ज्यादा तादाद में जजेस का बेंच जो है वो उसको सुनेगा। तो अहम पेशरफ्त है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। कानूनी हलकों में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है कि इस नए कानून के आने के बाद किन किन को फायदा होगा, लेकिन आज वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब, साबिक वजीर आजम, और जहांगीर खान तरीन साहब को इससे फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मुताबिक वो अपने फैसलों के खिलाफ नजरसानी की ऑप्शन ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके आम रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है और हजूम दर हजूम की तादाद में निकले जा रहे हैं। लास्ट वीक जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उस वक्त असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब और डॉक्टर शीन बिजारी ने छोड़ा था। उसके बाद ओवर द वीकेंड आप देख रहे हैं इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, इब्रारुल हक साहब, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी साहब, जो इमरान खान साहब के बड़े मोतमद साथी के तौर पे जाने जाते थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। इसी दौरान जहां पीटीआई में जो टूट फूट का शिकार है, उनके मुस्तकबिल के बारे में मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं, वहीं बाज़गश्त है कि एक नई सियासी जमात जो है वो बनने जा रही है। और जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम खान साहब की अहम मुलाकात भी हुई है। उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें वज़ीर आज़म के मामले खसूसी ओन चौधरी साहब भी मौजूद थे। और शुनीद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक धड़ा जो अलहदगी इख्तियार कर रहा है, वो जहांगीर तरीन साहब के पलड़े में अपना वजन डालेगा, क्योंकि आप सबके इल्म में है कि जहांगीर खान तरीन साहब बहुत एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, बल्कि सेक्रेटरी जनरल थे। और बहुत से तजिया निगारों की राय है कि इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने में उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। इन तमाम नुकात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। जो मौजूद मेहमान शख्सियत आज इसमें हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं हसन अयूब साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के मामलात हो, सियासत हो, उस पर गहरी नज़र और गिरफ्त रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे स्टूडियोज में ऑनर किया। आप आए, हमें स्काइप वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं लालचंद मल्ली साहब। आप मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आप हमें ज्वाइन करें, आपका बहुत शुक्रिया। लालचंद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली गौर बलूच साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुशरफ नवाज के मरकजी रहनुमा है और हमारे साथ फैसलाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनका भी शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं हसन साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। सर, मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइएगा, ये जो नया आज अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 3 रुकनी बेंच के सामने जब ये बात डिस्क्लोज की, तो उस वक्त क्या तासुरात थे, क्योंकि मीडिया में बहुत कमेंट्स भी आ रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त पे समाअत भी हो रही थी, और इस कानून की क्या अहमियत है, इसकी टाइमिंग्स, इसके स्कोप के बारे में जरा बताइएगा। देखिए जी, बहुत शुक्रिया अनवार भाई। आज एक शौक लगा, अच्छा, जितने जर्नलिस्ट थे उनको भी शौक लगा, और जिस बेंच के सामने ये बात जब उन्होंने रिवील किया, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो मंसूर अवान साहब हैं उन्होंने, तो जजेस भी जो है वो शौक आ गया। और चीफ जस्टिस ने बरजस्ता बोला वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, हाँ, तो वो उनके चेहरे जो है वो समझ आ गई। तो तेरी बात है कि एवरीवन वाज ऑफ द व्यू कि 25 दिन प्रेसिडेंट साहब जो है इसके ऊपर बैठेंगे, इसी कानून के ऊपर, जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर जो है वो बैठे रहे। इसी तरह यही एक्सपेक्टेशन थी कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स जो है 2013 अभी बिल है, वो एक्ट नहीं बना, लेकिन इट वाज सरप्राइजिंग कि वो एक्ट बन चुका था 2023 और 2023। और कब हुआ? ये फ्राइडे को हो चुका था, 26 को, और आज जो है वो 29 थी। कानो कान खबर ही नहीं हुई किसी को। ये कैसे हो गया? वैसे ये तो मैं खुद शॉक में था कि ये प्रेसिडेंट साहब ने कर भी दिया और उन्होंने इस बात को जो है वो मतलब पब्लिक भी नहीं किया।
देखिए ना, उसका गजट नोटिफिकेशन फिर निकला जी। और उन्होंने बता दिया जी कि ये जी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो जितने भी सहाफ़ी थे इस्लामाबाद के अंदर, वो तमाम के तमाम जो प्रेसिडेंसी करते हैं, जो जनरल ऑफिस करते हैं, जो लॉ मिनिस्ट्री करते हैं, यानी सबके लिए शॉकिंग था। इसकी अब इंपॉर्टेंस क्या है सर इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। अब अब साहब कहते हैं नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब तो इससे मुस्तफीद ही नहीं हो सकते। तो क्या दुनिया में सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब हैं? बहुत से जो इनके ओपोनेंट्स हैं वो तो इसका कह रहे थे इस कानून साजी को लाया इसलिए जा रहा है कि वो बेनिफिट हो जाएंगे। मेरी नजर में, मेरी निगाह में तो गवर्नमेंट जो है वो लेकर आई, मैं तो समझता हूं कि नस्ता टावर वाले जो इफेक्टिव्स हैं, जो थर्ड पार्टी इफेक्टिव्स हैं, वो उनको फायदा होगा और वो उसके खिलाफ जो है वो रिव्यू फाइल करें। देखिए थर्ड पार्टी है, गरीब आदमी है, उसको उसका फायदा होगा, ये बड़ा अच्छा है। यानी इसमें कोई मैलाफाइड नहीं थी गवर्नमेंट की, ये नीड ऑफ द टाइम थी और ये करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी जो बिल था उसमें भी कोई खामी नहीं है, उसमें भी देखिए कोई अदलिया की आजादी सलब नहीं हुई। वजह किस तरह, जिस पर हुक्म इम्तना 8 मेंबर बेंच ने दिया है और वो अब यकम जून वो अब लगेगा, डे आफ्टर टुमारो लगेगा, थर्सडे को लगेगा। अच्छा थर्सडे, यकम जून को लग रहा है, यकम जून बनती है ना जी, हाँ जी। तो वो थर्सडे को उस केस की हियरिंग है। उसमें क्या खराबी है कि आपने 184(3) के जो मुकदमात हैं या आज खुद नोटिस है, उसकी जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है वो चीफ जस्टिस से इख्तियार लिया नहीं गया, बल्कि चीफ जस्टिस का इख्तियार सीनियर मोस्ट 3 जजेस के साथ शेयर किया गया है। तो चीफ जस्टिस इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स जी। तो इसमें तो एक चीज है, जो चीफ जस्टिस खुद ये बात मानते हैं, ये बात है। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसको अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला करार देते हुए उसको स्टे किया है। लेकिन अब देखते हैं कि जो 8 रुकनी बेंच है, क्या वो इसको क्वॉश करता है, स्ट्राइक डाउन करता है इस कानून को यकम जून को, या वो बेसिकली इस पर जो है वो अपना स्टे वापस देते हैं। मैं दोबारा लौट के आऊंगा, कुछ इससे रिलेटेड सवालात हैं जो कि कानून बन चुका है मुतल्लिक, लेकिन मैं चाहूंगा लालचंद मल्ली साहब आपसे जानना चाहूंगा, फिर मैं अली गौर साहब जरा माजरत जरा इंतजार कीजिएगा, फिर मैं आपको सामने जरा तफसीली जवाब देना। पहले मैं लालचंद मल्ली साहब से पूछूं, सर आपके लिए भी शॉकिंग था जो हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि ये सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वैसे तो उनका आईनी तौर पे ये काम है कि जो कानून साजी पार्लियामेंट पास करे वो उनके पास इख्तियार है आइन में कि वो गालिबन 25 दिन इसको रोक सकते हैं, उसके बाद अगर वो समझते हैं वापस भिजवा सकते हैं, दोबारा रोका जाए तो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाए। लेकिन इस कानून पे उन्होंने दस्तखत किए हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं लालचंद साहब? जो आपके लिए भी ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था और इस कानून के हवाले से आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले देखें, जहां तक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की बात है तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी की है और जहां जहां वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं। जी, आपका मेरे ख्याल में कनेक्शन वी लॉस्ट यू समवेयर। जी जी, बात कीजिएगा लालचंद साहब। सोच होती है जिससे वो अपना फैसला करते हैं। तो लिहाजा ये बिल, क्योंकि हर बिल को नहीं रोक सकते, क्योंकि इस हुकूमत ने और खासतौर पर ये इनकम्प्लीट जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट इस वक्त है उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और रोजाना उसने अपने मुफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बिल्स जो है वो पास किए हैं और हर बिल को पास करना मुनासिब भी शायद ना रह गया हो प्रेसिडेंट साहब के लिए। बुनियादी ये बिल जो है वो एक साक्षाना है, वो एक कोशिश है कि जो एक 90 दिन में आईनी इलेक्शन कराने की जो शर्त थी उसको और डिले करने की, क्योंकि मौजूदा हुकूमत भाग रही है इलेक्शन से, वो खत्म तो करने निकली थी पीटीआई को, लेकिन पाकिस्तान की आवाम में पीटीआई मकबूल होती जा रही है और पीजीएम जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। अच्छा। तो ये बेसिकली एक अटेम्प्ट है कि इसको फर्दर डिले किया जाए इलेक्शंस को, क्योंकि आपने देखा है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, वो उन्होंने कबूल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, वो इन्होंने कबूल नहीं किया, जो आईन पाकिस्तान। तो सर आपने कहा कि ये कोशिश है, लालचंद साहब कतई कलामी इबादत, आपने कहा कोशिश है कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो इलेक्शन से की तरफ नहीं जाना चाहती, तो क्या इस काविश में फिर सदर साहब ने जो दस्तखत किए वो शामिल है? गुड क्वेश्चन। देखिए, सदर साहब दस्तखत करें या ना करें, ये अल्टीमेटली तो कोर्ट में जा नहीं था। देखिए देखो पहले जो लेकिन किए ना सदर साहब ने, आपने कहा वो माइंड अप्लाई करते हर लॉ पे। सर मेरी बात सुने, वो करते हैं, वो वापस भी भेजते हैं, उन्होंने वापस माजी में भेजे भी हैं। वो जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात खत्म करने का जो बिल था उस पर उन्होंने एतराज किया, लेकिन अल्टीमेटली वो जो है एक एज पर हमारा जो रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में सदर का, तो वो दोबारा पार्लियामेंट से पास हो गया और वो अल्टीमेटली लॉ बन गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद सो मोटो नोटिस या किसी पिटीशन पे उसको उन्होंने
स्टे किया हुआ है या उस पे अमल दरामद रोका हुआ है। तो लिहाजा बेसिकली ये जो बिल है जो आज जो आया है इसमें जो इनको क्योंकि एक 184th रिव्यू का जो नहीं था उसमें ऑप्शन वो एक क्रिएट किया गया और मीनिंगफुल रिव्यू के नाम से, ताकि हुकूमत ज्यादा से ज्यादा टाइम गेन करे और इलेक्शंस को डिले करे। चलिए मैं दोबारा लौट के होगा, लेकिन आपने उसका जवाब दिया कि सदर साहब क्या फिर उनकी मंशा इसमें शामिल है। बारकेफ अली गौर बलोच साहब, सर आप क्या कहते हैं इस हवाले से? लालचंद मलिक साहब कहते हैं ये आप लोगों का प्लॉय है, ये जो कानून साजी हुई है जिसपे सदर साहब ने जुम्मे को दस्तखत किया, वो कानून बन गया, लॉ ऑफ द लैंड बन गया। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया उनका, चूंकि आप तो अभी भी फैसलाबाद में और आपसे बात हुई, आपने कहा आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, लेकिन लालचंद साहब कहते हैं ये आप लोगों का इलेक्शन से में ना जाने के लिए ये कानून साजी आप लोगों ने की है। क्या मर्जी और मंशा थी? आप इस असेंबली के मेंबर है जिसने ये पास किया है, और लालचंद साहब कह रहे हैं वो मुकम्मल असेंबली नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए बात ये है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बात को शुरू कहां से किया जाए और बात को खत्म किया। अच्छा, देखिए बात ये है, यहाँ पर कई चीजों पे सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब हैं जी, जो इलेक्शन का केस है, इलेक्शन के केस में आपने देखा कि केपीके ने, चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया कि वहां पर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे जी। क्या आइन की जो हड्डियां या टांगे टूटी हैं वो सिर्फ पंजाब के इलेक्शन पर टूटती हैं, या केपीके में अगर इसका मतलब इलेक्शन ना करवाए जाए वहां पर तो आइन नहीं टूटता, लेकिन अगर पंजाब में करवाए जाए तो वहां पर आइन टूट जाता है। दूसरी बात यह है जी कि पाकिस्तान के आइन कानून में, वो तो कई दफा मीडिया पे बहस हो चुकी है, बातें भी हो चुकी हैं कि आइन में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी होना चाहिए, निगरान हुकूमतें भी हर जगह पर होनी चाहिए। और जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त जब इलेक्शन कमीशन इनको बार बार लेटर लिखता था कि मर्दमशुमारी करवाई जाए, तब ये मर्दमशुमारी से भागते थे। जब हम इलेक्शन की बात करते थे ये ईवीएम मशीनों की तरफ वोट चुराने के लिए भागते थे। तो इनको जेब नहीं देता कि ये आप कहें कि जी इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। हाँ, अगर ये केपीके का भी मुतालबा करते वहां पर भी फैसला आता। दूसरी बात जी, यहाँ पर अक्सरीती जजेस इस वक्त, जिस वक्त सबसे पहली बात तो यह कि निसार जो पिछले चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब जी, हाँ जी, साकिब निसार साहब की जानशीनी आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और हमें इसमें कहते हुए कोई हमें मतलब है कि उसमें हिचकिचाहट नहीं है। आप देखें कि अक्सरीती बेंच के फैसले से अदलिया का जो अक्सरीती फैसला था उससे भी भागा गया और फिर उसको श्रिंक किया गया। जिस तरह से वो कॉटन के कपड़े को श्रिंक किया जाता है वो बेंच भी श्रिंक होता गया और श्रिंक होते होते अकलियत का फैसला मुसल्लत किया गया। ठीक है, ये तो नुकता आ गया सर। काम कानून साजी करना है। ठीक, पार्लियामान ने कानून साजी की, उस कानून साजी के बाद आपने देखा है कि अभी वो कानून बना ही नहीं है, उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया गया। वो कानून क्या था? वो कानून अदलिया को स्ट्रेंथन करने के लिए था। ठीक, वो कानून, उसमें कोई एक क्षेत्र, कोई हमारा सियासी मुखालिफ भी नहीं कह सकता कि उसमें गलत। वकला का मुतालबा था, बहुत सारे वकला तंजीमों ने उस कानून की हमायत की थी, लेकिन मकसद ये है कि जो इनके टारगेट्स हैं इमरान नियाजी के और उसके हवारियों के और उसके सहूलतकारों के, कि किस तरह से उसको जायज नाजायज सपोर्ट करना है। अब तो वो इमरान साहब कहते हैं कि उनकी जमात को जो है वो टूट फूट का शिकार है और उनकी जमात को और उनको सिस्टम से बाहर निकाला जा रहा है। देखें, बात उनकी जमात, किसी भी सियासी जमात का सिस्टम से बाहर निकालना जो है ना वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन सियासी जमात और दहशतगर्द होने में बड़ा फर्क है। सियासी जमात ने अपने कॉल और फेल से साबित करना होता है कि वो एक सियासी जमात है। ठीक है, इमरान नियाजी ने आज नहीं, 2011-13 के धरने, फिर वो जो 25 जुलाई का एक वाकया हुआ था, फिर जिस तरह से कि वो धरनों के दौरान कौमी असेंबली के ऊपर हमला, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदना, पीटीवी के ऊपर हमला करने के बाद जो है अलवी साहब और इमरान नियाजी साहब की जो ऑडियो आई सामने, उसके बाद मेरा ख्याल है और जो जिसका अंजाम अब ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान की हमारी फौजी इमलाक को और हमारे उस वर्षे को, जो हमारे मुल्क के अमन की, जो हमारे मुल्क के वकार की मतलब है कि वो गमादी करती हैं चीजें, जो हमारे मुल्क की सलामती की गमादी करती हैं,
उनको इसने अपने शरपसंद अनासिर के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में आग लगवा दी। चले, मकसद ये है कि आज भी इसको पॉलिटिकल पार्टी कहना, मादरत के साथ जो भी इस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी कह के पुकारेगा, मेरे लिए इस बात को यकीन करें कि सब्र करना या उस बात पर को हजम करना मेरे लिए ऐसा जरा कारकुन के ठीक है, बलूच से जरा रुकिएगा, यहाँ पर आपने कहा आपके लिए जो है वो हजम करना मुश्किल होगा। मैं दोबारा लौट किया तो मेरे हसन में जी बताएगा, आपने नस्ला टावर की बात की थी, लालचंद मलिक साहब तो कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन से, पंजाब के इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करने के लिए लेजिस्लेशन की गई, आप कह रहे हैं इसका बड़े बेनिफिट होगा नस्ला टावर्स को, वो कहते हैं तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के तहत एक्ट लाया गया। नहीं, ऑब्जेक्टिव तो उसके डेफिनेटली है, क्योंकि ये ऑर्डर्स को भी चैलेंज कर सकते हैं ना, उसके खिलाफ आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं, और फिर जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा वो ओरिजिनली जिस बेंच ने ऑर्डर दिया होगा उससे बड़ा बेंच होगा। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो ऑर्डर है, जो स्टे किया हुआ है उन्होंने, उस पर जो अमल दरामद रोका हुआ है, वो भी स्टे, तो वो उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट। ओके, और फिर उसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनेगा जो उन जजेस को शामिल नहीं किया गया, जो 8 जजेस हैं, जो 8 जजेस हैं, नहीं वो शामिल होंगे, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा बेंच होगा ना, 10 रुकनी होगा, तो कम से कम दूसरे जजेस 2 आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर वो उनके लिए तो बेसिकली चीफ जस्टिस के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी इसके लिए। देखिए बात बड़ी सिंपल है, आज भी चीफ जस्टिस ने कहा जी कि हम जो है वो एक किस्म का, उन्होंने गवर्नमेंट को एक इशारा दिया, अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा जी कि आप एक्सप्लोर सिल्वर लाइट करें, यानी आप उम्मीद की किरण ढूंढें, आप ब्रिजेस बिल्ड करें बिटवीन गवर्नमेंट, और एतमाद पैदा हो हुकूमत और जजेस के दरमियान। अच्छी बात है, लेकिन वो 2 मरतबा ट्रस्ट करके बिट्रेल हुआ है उनके साथ। अच्छा, यानी जो 2 जजेस मिले हैं गवर्नमेंट ने दिए थे, चाहे वो जनरल बाजवा साहब के कहने पर जिस मर्जी कहने पर दिए, लेकिन दिए ना, कुछ उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग, लॉ मिनिस्टर भी तो मुलाकात करता है ना चीफ जस्टिस से, अटॉर्नी जनरल भी जाके मुलाकातें करते हैं ना। जी, जी, जी। जब ये पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से केस चल रहा था, उस टाइम भी अटॉर्नी जनरल जो है वो जाते रहे चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के पास, जाके मुलाकातें करते रहे, लेकिन बाद में उसके बाद उनको और एक जो है वो इंप्रेशन दिया। फिर जो रिव्यू फाइल किया था, जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया, जो सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, वो भी तो एक किस्म का इंडिकेशन, बातों में उस मुलाकात में एक इंडिकेशन दिया गया, और उसके बाद उन्होंने फाइल कर दिया, और फाइल करने के बाद उन्होंने कहा जी कि हम तो ऑर्डर दे चुके हैं, अब आगे चलें, रिजेक्ट। तो देखिए 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा इन्होंने एम्बेरस किया है फेडरल गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट अगर अभी भी ट्रस्ट करे और अपने कार्ड्स प्ले ना करे, देखें जी, जो गेम्स होती है ना, यानी अदालत के दो मिनट बात कर सकते हैं? जी जी प्लीज गो अहेड। जो अदालत के अंदर जो अटॉर्नी जनरल है, लीगल माइंड है, उधर से जजेस बैठे हुए, वो बहुत बड़े यानी ब्रेन्स हैं, लीगल ब्रेन्स हैं, एपेक्स कोर्ट है, तो वो लेयर्स के अंदर एक दूसरे को ट्रैप कर रहे होते हैं, ये अपना नुक्ता लेके जा रहे होते हैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। वहां से वो जजेस जो है, बेंच है, वो कई दफा जो है ना वो मीठी जो शुगर कोटेड बातें कर रहे होते हैं, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव और होता है। तो बेसिकली एक लेयर्स की माइंड गेम में आना होता है। तो अभी वो हर हियरिंग में अटॉर्नी जनरल वो कहते हैं जी कि आप जी ये करें, ये करें, ये करें। अब अटॉर्नी जनरल साहब एक मरतबा ट्रैप में आए, दूसरी मरतबा ट्रैप में आए, एक दफा लॉ मिनिस्टर साहब आए, एक दफा ये अटॉर्नी जनरल साहब आए, अभी भी अगर ये ट्रैप में आएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा। ये एक मोमेंट कहते हैं ना, वो एक सुराख से बार बार नहीं टसा जाता। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लालचंद साहब के सामने जो मैंने सवाल रखा है, इसी सवाल से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। बस कर जाओ, खामोश हो जाओ। इन लड़ाई झगड़ों से घर खराब होते हैं, घर तबाह हो जाते हैं। पता है घर कैसे बनते हैं? मरना पड़ता है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें बेवा हो जाती हैं, जनाजे उठते हैं, तब जाके घर बनते हैं। गिनने लगो 1947, 1965 की जंग, 1971 की दहशतगर्दी की जंग। गिनने लगो तो पता है कितने मिट गए हैं, और आज इसी मिट्टी में, इसी मिट्टी के लिए दफन है। गिनने लगो तो एक पूरी कौम है।
ऐसे बनते हैं घर। दादी मुझे तो मरने से बहुत डर लगता है। सबने अल्लाह के पास जाना है, लेकिन जो लोग हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं वो शहीद होते हैं। दादी अपनी जान देना तो वाकई बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए एहतराम करो उनका जिन्होंने अपने वतन के लिए जान कुर्बान की। एहतराम करो अपना, एक दूसरे का, सबका। आओ मेरे पास। आप बताओ, आपस में कभी लड़ोगे तो नहीं? नहीं दादी। कभी बेहुरमती करोगे अपने घर के वक़ार की? Never again. आपस में नफरत फैलाने की कोई भी वजह ठीक नहीं हो सकती। घर वालों का तभी एहतराम होगा जब घर का एहतराम होगा। ठीक है दादी। वेलकम बैक। लालचंद साहब, आपने कहा पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात है, लेकिन क्या वजह है कि जो बड़े बड़े नाम हैं, अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, आफ्ताब सिद्दीकी साहब, असलम खान साहब, ये सिर्फ सिंध चैप्टर से लोग पीटीआई छोड़ गए हैं। अभी पंजाब के नाम मैंने नहीं लिए, वो हमने इब्तिदाइये में कहे थे। तो अगर पार्टी इतनी मकबूल है, इतने नामी ग्रामी लोग पीटीआई क्यों छोड़ रहे हैं सर, जिनकी पुरानी रफाकतें हैं? और वो इब्रारुल हक साहब भी सब इमरान खान साहब को खुदाफिज कह के चले गए। जी शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं अली अकबर भाई की बात को जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, यानी आइन के अलावा इनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड इसको समझते हैं 25 मई से लेके, और इस 25 मई तक इन्होंने हमारे ह्यूमन राइट्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। घरों में घुस कर औरतों को अगवा किया, बच्चों को अगवा किया, हरासा किया। 10,000 से ज्यादा हमारे कारकुन जो है वो जेलों में है। अच्छा। मीडिया जो है उसको केज किया जा रहा है, ना इमरान खान का पता चलता है, ना लेकिन आप तो बात कर रहे हैं सर। सर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे जरूरी नहीं सब पे हो, मैं जो मीडिया की बात कर रहा हूँ, उन दोनों को जो उठा के और गुम और गायब कर दिया गया है। कोर्टे चीख के उनको कह रही है कि प्रोड्यूस करो, वो प्रोड्यूस होने का नाम नहीं दे रहे। राना सनाउल्लाह ने जो कवर अप करने की कोशिश की है कि शिकायतें आ रही थी कि ख्वातीन से जेलों में जो है वो माल ट्रीटमेंट हुई है, उसको उन्होंने खुद ही अचानक टीवी पे आके उसको हवा दे दी है उस सारी चीज को। शहरियार आफरीदी को जो है, लेकिन सर मैं कतरा कलामी माजद, आज वजाहत आई है, जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर है और जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है वो गई है और उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है। ये मैं इस रिकॉर्ड पे रख दूं। जी जी बिल्कुल ठीक है। जिनसे शिकायत है वही कह रहे हैं शिकायत नहीं है ना। इस पे अच्छा। तो हमने मुतालबा किया है कि जुडिशियल कमीशन बने। हमने 9 मई के वाकयात की भी जो मजम्मत की है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस पे कोई कमीशन बने, क्योंकि उसकी जो इंक्वायरी करे, क्योंकि उसको ये बुनियाद बना के एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे को ये बल्डोज करना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग क्यों छोड़ रहे हैं? जैसे आप मौजूद हैं पीटीआई में, सवाल ये था, आप तो खड़े हुए हैं, ये इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब, आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो आपके ओहदेदारान थे, वो क्यों छोड़ गए फिर? उसमें 2 तरह की चीजें हैं। जो भी दोस्त हमें छोड़ के गए हैं, हमें उसका नुकसान भी हुआ है और शदीद अफसोस भी है। अच्छा। लेकिन कुछ हमारे कारोबारी दोस्त हैं और कुछ के खिलाफ जो मैंने जो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन का इशू सुनाया आपको, और उसके अलावा ये फर्स्ट टाइम है कि ना सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडरशिप को, लेकिन उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज को भी हरासा किया गया है, तंग किया गया है। आप देखें किस तरह जो बिल्डिंग्स बिल्डोज की जाती हैं। हमारा खुर्मशेर जमान देखें कराची में, उसका पूरा एक जो आउटलेट से एक चेन है उसकी फूड आउटलेट्स की, उसको बंद किया गया, सील किया गया। इस तरह फिरदौस शमीम नकवी के बिल्डिंग्स को गिराया गया। अच्छा। तो एक रेन ऑफ टेरर इन्होंने जारी किया हुआ है। अब दहशतगर्दी की बात पे आ जाए, ये कहते हैं कि दहशतगर्द जमायत है। अब दहशतगर्द कहता कौन है? नवाज शरीफ की जमायत, जिसको नवाज शरीफ को खुद जनरल मुशर्रफ ने दहशतगर्द कहा था। हमने नहीं कहा था, हम तो करप्शन का इल्जाम लगाते हैं। अच्छा। लेकिन ये वैसा ही इल्जाम है जिससे नवाज शरीफ पर हाईजैकिंग का इल्जाम था और उस तरह की चीजें थी। बाकी कोर्ट्स पर हमला तो ये हमेशा करते हैं।
हर घूम फिर के हमेशा इन्होंने 97 में भी इन्होंने कोर्टों पे हमला किया, इस वक्त भी ये चाहते हैं कोर्ट को डिवाइड करें, जजेस को इन्फ्लुएंस करें, और ये कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस है फायज ईसा साहब, उसका ये इस तरह का पोर्ट्रे करे कि जैसे वो लगे कि वो नून लीग के वर्कर है। हम नहीं समझते, हम समझते हैं कि वो एक अच्छे जज है, लेकिन वो घूम फिर के एक अपने जिस तरह में आप देखा, ये सर हम नुकता उठाया, लेकिन आप समझते अच्छे जज है, लेकिन फैज ईसा साहब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज है, आप लोग उस पर सर रेफरेंस भी लेकर आए थे उन पर, लालचंद साहब। सर ठीक है, हमने तो बताया, हमसे लेके आए थे, हम लेके आए थे, और किसी के कहने पे लाए थे, किसके कहने पे की थी, हमने इससे कोई छुपाया नहीं है। हाँ डेफिनेटली, जिसने किया था खान साहब ने बताया कि ये कहां से आया था, ऊपर से आया था, और एमक्यूएम के हमारे जो दोस्त थे उसला मिनिस्टर, तो ये फेयरनेस है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, रिग्रेट भी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो अगर हमसे गलत हुई, यानी वो भी हुक्म के गुलाम है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने माइन अप्लाई नहीं किया। देखिए एक उनके सामने जो फाइल आई होगी, उस पे जो चीजें आई होगी, उस पे उन्होंने यकीनी तौर पर फैसला किया होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने माइंड अप्लाई नहीं किया होगा, हर केस का एक अपने अपने डायमेंशंस होते हैं, डिफरेंट। आपको सिर्फ यही नहीं होते कि वो तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आर्म फोर्सेस के कमांडर भी होते हैं, उनको मुख्तलिफ एजेंसीज और मुख्तलिफ सिविल एंड वो भी ब्रीफिंग दे रही होती है, उस रोशनी में उनको फैसला करना होता है। तो ये बहुत एक टिपिकल चीज है जिसको आप ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर सकते। अब ये मुझे बताइएगा, चल साहब ये बताइएगा कि आपने बताया कि आपके कारोबारी दोस्त और आप लोगों को नुकसान हुआ और आप लोगों को अफसोस भी है। अब सर मुस्तकबिल क्या है फिर? पीटीआई का श्रिंक हो गई है, खुद खान साहब भी कह रहे हैं कि जो ओहदेदारान थे, सेक्रेटरी जनरल चले गए, एडिशनल सेक्रेटरी चले गए, कराची के सदर चले गए, सिंध के सदर चले गए, पंजाब से जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप जो है, खुसरो बख्तियार साहब आपके वजीर थे, फिरदौस आशिक अवान साहब थी, हाशिम डोकर साहब चले गए, तो सर जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हो गए, वो पहले भी आपकी पार्टी में बड़ा कलीदी किरदार था। तो ये तो नहीं हमें पता चलेगा कि पीटीआई की जगह एक और पीटीआई हकीकी या नई जमात आ जाए? अच्छा सर, इसके दो रुके, मुझे 1 मिनट जरूर दीजिएगा। देखिए जिस जमात जो नवाज लीग है ना, उसका लीडर जिसको वो सुप्रीम लीडर मानते हैं, वो मुल्क से भागा हुआ है, मफरूर है, मुजरिम है। सर मैं सवाल पीटीआई का करता हूं, आप जवाब नवाज शरीफ साहब का देते हैं। मैं सवाल आपसे करता हूं। उनकी जमात है ना, मेरा लीडर इमरान खान यहां पर मौजूद है और उसकी जमात खत्म करने का सोच रहे हैं, यह मुमकिन नहीं है। इमरान खान का वोट इंटैक्ट है, वो पाकिस्तान की अवाम है, वो 25 करोड़ अवाम से मोहब्बत करते हैं और 25 करोड़ अवाम उनसे मोहब्बत करती है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इमरान खान जिसको भी टिकट देंगे वो वहां से फाते होंगे। ये इस तरह नहीं है, अगर ऐसा होता कि हमारी पार्टी टूट गई है तो फिर हम इनकी तरह मेहनतें कर रहे होते कि इलेक्शन को डिले करें जब तक हम पार्टी को वापस बनाएं। आप इलेक्शन का अनाउंस करें, आप इमरान खान को कैंपेन करने दें, आप 10 दिन में पार्टी इससे इंशाल्लाह आप देखेंगे डबल उरूज पे होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में जीतेगी। ये आपने वैसे आम नुक्ता उठाया है धमका पे डरा धमका के पाकिस्तान की अवाम को आप खामोश नहीं कर सकते। ये लालचंद साहब आप वो जो बात की जो डिफेक्ट कर रहे हैं, अगर वो जी आप कह रहे हैं कि, लेकिन आपने ये जो नुक्ता है इस पे मैं चाहूंगा कि अली गौर बलूच साहब का जवाब लूं। अली गौर बलूच साहब, लालचंद साहब से सवालात किए, उन्होंने जवाब ये दिया है कि हमारी पार्टी बेशक लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, उसका नुकसान भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने वही बात की है जो इमरान खान साहब करते हैं, जो सोशल मीडिया पर वो खिताबात करते हैं कि इलेक्शन करा दें तो अगर पीटीआई इस वक्त टूट फूट का शिकार है तो पता चल जाएगा। उनका भी ये दावा है और लालचंद साहब भी प्रोग्राम में कह रहे हैं उम्मीदवार चले गए, पार्टी लीडर चले गए, लेकिन वोट बैंक इंटैक्ट है। और आप लोगों के दौर में ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं जो कि उनका वो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पीटीआई जो है उस जेर अताब है। देखिए बात ये है कि जो इस वक्त हालात हैं कि जो ये कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है या कोई इस किस्म का, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि पूरे पाकिस्तान में किसी एक सिंगल बंदे का ये साबित कर दे। तो इल्जाम लगाना, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करना, वो तो उससे तो चीजें साबित नहीं। लालचंद साहब कह रहे हैं कि जी मुझे धमकियां मिल रही हैं, ठीक है, अगर इनको धमकियां मिल रही होती तो ये आज पीटीवी के ऊपर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जी जी बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते। असल बात ये नहीं है, असल इशू ये है कि ये एक बर्गर पार्टी थी। ये जो आपको टॉक शोज में, जो आपको मीडिया टॉक्स में इनके खड़े होकर बड़े बड़े वो टीपू सुल्तान की बातें करते होते थे और अपने आप को सूरमा कहते होते थे,
वो कोई 2 घंटे की जेल बर्दाश्त करके रो पड़ा है, कोई 2 दिन की बर्दाश्त करके रो पड़ा है, कोई 1 हफ्ता तो जिसने कर लिया वो कहता है, वो बाहर निकल कहता है मैं 1 हफ्ता जेल में रहा। जी इनको बताएं कि नून लीग के लोग 2.5 साल, पीपल्स पार्टी को बताएं जरदारी साहब कितने साल जेल में रहे, इनको बताएं वो तो कई साल रहे। नवाज शरीफ साहब कितनी बार और कितने अरसे के लिए जेल में रहे, उनकी बेटी कितने अरसे के लिए जेल में, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 3 साल, ये एक बार लगातार 90 दिन जो अकूबत खाने नैब के थे, जिसमें कि किसी से आप मुलाकात नहीं कर सकते। तो आप लोगों के लीडरों ने क्यों नहीं पार्टी छोड़ी? वो कहते हैं रेन ऑफ टेरर रैली। गौर साहब फिर क्या वजह कि आप लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी? वो अभी लालचंद साहब कह रहे हैं कि कारोबारी कुछ दोस्त हैं, उनके कारोबार और उनका जैसे खुर्रमशेर जमान का कह रहे रेन ऑफ टेरर आप लोगों ने मचाई हुई है, तो फिर आप लोगों ने क्यों छोड़ी? और ये छोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं नाकाबिले बर्दाश्त है ये जो रेन ऑफ टेरर है। वो असल उसकी वजह ये थी कि ये एक आप समझते ना, वो एक ये जो हम चिकन का गोश्त खाते हैं ब्राइलर बोलते हैं। अच्छा। एक्चुअली ये सारे वो ब्राइलर थे जिनकी ट्रेनिंग थी कि आपने लोगों को गालियां देना। वो समझते थे कि किसी को गाली देना जो है वो उससे बंदा पॉलिटिशियन बन जाता है, किसी की इज्जत उछालने से बंदा पॉलिटिशियन बन जाता है। ये सियासत, इनको ये ट्रेनिंग थी कि ये सियासत का हिस्सा है। अच्छा। अब जो कुछ सबसे पहले तो लालचंद साहब के मैं तवक्को करता था कि जो दहशतगर्दी इमरान न्याजी ने और अपने हवारियों के जरिए करवाई, सबसे पहले ये इस टॉक शो में बैठ के उसकी मजम्मत करते, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस और हाउस को जलवाया, जिन्होंने MM आलम के जहाज जलवाए, जिन्होंने जो है मोटरवेज जला दिए, जिन्होंने रेंजर्स की चौकियां जला दी, जिन्होंने पाकिस्तान की हमारी अफवाज की उन इमलाक रेडियो स्टेशन को जलाकर राख कर दिया जिसने पाकिस्तान को अनाउंस किया था। ठीक। ये इस लायक हैं कि इनको सियासी पार्टी कह सकते। अब ये तो कह रहे मुज़ाकरात करें हमारे साथ। अब ये चाहे किससे मुज़ाकरात करें, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करें, उनसे मुज़ाकरात करें कि जिन्होंने तालिबान को लाकर दोबारा बसा दी और दहशतगर्दी दोबारा शुरू करवा दी। अच्छा। किससे करें मुज़ाकरात? मतलब है कि MM आलम के जहाज को आग लगाने वालों से मुज़ाकरात करें, पिशावर का जो है वो मतलब रेडियो स्टेशन जो जिसने के पाकिस्तान के बनने का सबसे पहले ऐलान किया था, उसको जलाने वालों के साथ बैठकर मुज़ाकरात करें। हम हर सियासी मुखालिफ के साथ, हर सियासी जमात के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। हम किसी ऐसे दहशतगर्द के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है जो मुल्क में आग। देखिए सर, वो कह रहे हैं लालचंद साहब, अली गौर साहब, कतई के लिए इबादत, आप चूंकि नून लीग के बड़े दरीना साथी हैं, वो कह रहे हैं ये माजी में ये इल्जामात आप पर भी लगते रहे। लालचंद साहब ने एग्जांपल दिया है कि आप पर और आपकी लीडरशिप पे इल्जामात माजी में लगते रहे। त्यारा साजिश केस का कह रहे थे ना? नहीं, त्यारा, मुझे ये बताएं, वो तो त्यारा साजिश वो झूठा साबित हुआ, पूरी दुनिया ने देखा वो झूठा था। मुझे ये बताइए हमले झूठे हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने कहवाया, जो पूरे पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे चल रहा है, जिस वजह से जो लोग बाज़मीर लोग हैं, ओके, वो PTI से दूर जा रहे हैं। अच्छा, बाज़मीर लोग छोड़ रहे हैं। मुझे बताएं कि जिन लोगों, वो कोई ऐसी पार्टी में रहना चाहेगा जो पाकिस्तान की जो मतलब है कि हमारी जो क्या कहूं उन चीजों के बारे में। तो सर वो कह रहे हैं लालचंद साहब के घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर, इलेक्शन करवा दें सर। ये घोड़ा पीपल्स पार्टी के एक आम वर्कर से MNA के हाथों आ रहा है कराची में, जब ये हर सीट पर खड़ा हुआ है। ओके। ये घोड़े को, इस घोड़े की पार्टी को उस जिम्नी जब ये पॉपुलैरिटी के दावे करता था मुल्तान की सीट से, ठीक है, ये हारा है ये घोड़ा। तो मैं अली साहब आपने नुक्ता उठाया, मैं चाहूंगा मैं जरा गुफ्तगू को आगे ले जाता हूं, आपका नुक्ता है मेरे साथ रहेगा। हसन था जी, अगर ये घोड़ा इतना घोड़ा, तो ये घोड़ा नहीं है, घोड़ा मैदान में होता है। मैंने सर मिसालन कहा है, आपने तो उसको सवाल से ले लिए। मैं तो एक मिसाल दी कि कहते हैं घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। जो घर में छुप के दोम दबा के लोगों के बच्चों को जेलों में बंद करवा के और खुद अपने इर्द गिर्द औरतों का आसार बना के चूहे की तरह अपनी बिल में छुप के बैठा हूं, उसका चलें सर, वो तो आप उस पर वो तो ठीक है, वो सर आपका जी अली गौर साहब, सर वो तो आपका एक नुक्ता आगे बचाऊंगा कि हम जरा जातियात से बढ़कर गुफ्तगू करते हैं। हसन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुज़ाकरात की मैंने बात की, 7 रुकनी कमेटी बनाई, इमरान खान साहब ने आज BBC को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जी मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं, और अगर मुझे कोई कन्विंस कर दे, या 7 रुकनी जो कमेटी है कि अक्टूबर तक पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएंगे, तो मैं खामोशी से बैठ जाऊंगा और अक्टूबर का वेट करूंगा जो इलेक्शंस का कहा है। तो आप क्या समझते हैं एज ए जर्नलिस्ट के मुज़ाकरात होने चाहिए? देखिए जी, उसमें मुज़ाकराती जो कमेटी तश्कील दी है उसमें से 2 लोग अपना ग्रुप बना चुके हैं,
केपी से, अभी वो अनाउंस नहीं किया लेकिन वो जल्दी करने जा रहे हैं, परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब। अच्छा, हाँ जी, जिनके नाम दिए इमरान खान साहब, और वो भी टूट रहे हैं जी, वो टूट रहे हैं। आप खबर दे रहे हैं परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब। अब ये जो दूसरे लोग हैं यानी हमाद अजहर हैं, हमाद अजहर वगैरह, तो खैर वो लोग जो है नवाज पब्बी हैं, वो भी अपनी पार्टी के साथ। शाह महमूद साहब जो तो है ही इनसाइड है ना, उन्होंने मुज़ाकरात क्या करने, वो चाह रहे उनको बाहर निकालने, मुराद से जो है वो कहीं जो है वो गायब हुए हैं, उन्होंने भी नहीं आना। क्वेश्चन ये है जो प्रेसिडेंट पीटीआई हैं उनको आपने शामिल नहीं किया, चौधरी परवेज इलाही साहब को उनको शामिल नहीं किया, उनको पर एतमाद ही नहीं है। उनको प्रेसिडेंट क्यों बनाया अगर आपका उनको पर एतमाद नहीं था? अपनी पार्टी को या अपने वर्कर्स को बेवकूफ बना रहे हैं। कहते हैं मैं साथ खड़ा हूं, वो कह रहे हैं मैं साथ खड़ा हूं, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी में शामिल क्यों नहीं किया? 2 मरतबा सीएम रह चुका है वो आदमी, अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट रह चुका है पंजाब का, और वो क्यों लीकर इस पार्टी का प्रेसिडेंट है। तो आपने एक एक्सपीरियंस जो डिप्टी स्पीकर भी पंजाब के 2 मरतबा रह चुके, एक दफा स्पीकर रहे हैं और बल्कि 2 मरतबा स्पीकर रह चुके हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो एक आदमी जो एक्सपीरियंस है आप उसको जो है मुज़ाकरात में शामिल नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी बात जो कर रहे थे ना कि ये लोगों ने क्यों छोड़ा, पीटीआई को छोड़ने की वजह क्या है? कारोबारी वगैरह भी शायद कोई 2% 3% ये बात हो, जो मेजोरिटी बात ये है कि लोग पाक फौज से प्यार करते हैं, वो अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट का लेबल तो किसी हद तक उनके लिए एक्सेप्टेबल था, क्योंकि इमरान खान की जो पार्टी का वोट बैंक था या जो भी चीज उनको चाहिए थी, उनके पास और ऑप्शन नहीं थी, लेकिन वो एंटी स्टेट का लेबल नहीं ले सकते। ये वो बोझ है कि जो अपनी फौज के साथ, यानी मुल्क का गद्दारी कौन कर सकता है? ठीक है, मेरे जितनी मर्जी हो, मतलब वाबस्तगी हो पार्टी से, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी स्टेट, ये फर्क मिटा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। एक चीज, उन लोगों ने जिन्होंने हमला किया, यानी सीसी हाउस पर कर रहे हैं, जीएचक्यू पर कर रहे हैं, जहां पर जो है आर्मी की इंस्टॉलेशन है वहां पर आप हमला कर रहे हैं, तो ये नामुनासिब था। 2 बातें। तीसरी चीज, अभी जो खबर ये है, जो खबर आपको देना चाह रहा था, वो पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए जो टिकट लेना चाह रहे थे, जब होने थे, सब लोग समझ रहे थे कि 14 मई को इंतखाबात हो जाएंगे, बहुत से लोगों ने रकम दी थी, पैसे दिए थे। आपने ऑडियो लीक सुनी है ना, जिसमें 1 करोड़ रुपया इमरान खान साहब से मुलाकात का है मामला, फिर जो चौधरी साहब, हाँ जी, और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे कह रहे हैं 1/20 दूंगा। तो वो जिन लोगों ने किया, वो टिकट लोग वापस कर रहे हैं और अपनी अदा की हुई रकम का तकाजा कर रहे हैं कि वो वापस करें। अच्छा, और ये मतलब जो रकम है, ये दर्जनों लोग हैं, यानी 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं, और ये इन लोगों की जो नाम की फहरिस्त भी ऑलमोस्ट जो है वो तैयार है, और वो नाम भी शायद मे बी नेक्स्ट वीक या इसी वीक में किस टाइम पर वो मंजर आम पर आ जाएंगे। मैं तो खबर ये भी पड़ी कि पीटीआई के अपने माली मामलात भी बहुत बिगाड़ का शिकार, माली मामलात भी वो तकरीबन इस हवाले से जो उन्होंने रकम इकट्ठी की है, वो 40-50 करोड़ से ज्यादा है, जो एक मोहताज अंदाजे से जो टिकट से जो बिके थे, उम्मीदवारों से लिए थे। ये 50 करोड़ से 1 अरब के दरमियान की रकम है, और वो पैसे भी वहां से मुंतकिल हुए जमान पाक से। तो इस किस्म के जब आपके अपने जो है अमाल ये हैं, फिर आप कहेंगे कि जी आपने जो है वो आप हमारे ऊपर मुकदमात क्यों करते हैं? तो मुकदमात की तो जस्टिफिकेशन आपने खुद दी है। जब आप देखें, आप पार्टी फंड ले सकते हैं, फिर वो पार्टी फंड में पैसा जाता है जी, ऑब्वियसली आप टिकट बेच नहीं सकते। ठीक है, जब टिकट आपने बेचा है तो यू हैव कमिटेड अ क्राइम, और जब क्राइम है तो उसकी फिर एक पेनल्टी है। तो ये वो पेनल्टीज हैं जो कि आपको मिलनी है। अब आप ये ना समझना चाहिए, अब इसके ऊपर और भी कोई मतलब जस्टिफिकेशन देना चाहे तो जस्टिफिकेशन। ये तो नुकता गया। एक मैं चाहूंगा लालचंद साहब आपसे जानना चाहूंगा, भी ये हसन अयूब साहब ने खबर दी है, परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब, क्योंकि खान साहब ने जो 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई उसमें उनको नाम को शामिल किया गया है, उन्होंने कहा वो भी जा रहे हैं। तो सर, ये जहांगीर तरीन साहब जो नई सियासी जमात बना रहे हैं, लगता है कि बहुत सा पीटीआई जो उम्मीदवार हैं और जो लीडरान है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। आप अभी भी इस नजरिए पे कायम है कि इमरान खान साहब का वोट बैंक है? चलिए, अगर आपकी एक लम्हे के लिए बात हाइपोथेटिकली मान ली जाए, लेकिन सर पाकिस्तान में तो उम्मीदवार होते हैं तो इलेक्शन जीते जाते हैं ना सर, वरना तो अगर कंस्टिट्यूएंसी में लोग ही नहीं खड़े करेंगे तो वोट किसको डाला जाएगा फिर? लालचंद साहब। सर बात यह है सबसे पहले कि इस वक्त जितने भी सर्वेज है उसके हवाले से इमरान खान की पॉपुलैरिटी 71% है। बाकी ये मिक्स अचार है पूरा, ये पीडीएम, पीपल्स पार्टी, ये 13 जमायतें, आजाद, सब मिल मिला के ये 29% पर खड़े हैं। वही मैं कह रहा हूं ना जी, अगर ये इलेक्शन में आते तो इनको लग पता जाएगा ना, इलेक्शन में इनको आना नहीं है और कहना यह है कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है। अली गौर खान साहब ने कहा कि जो हमें कोई सबूत दे कि कोई तशद्दुद हो रहा है। यार, आपने 9 मई के बाद हमारे 25 कारकुन कत्ल हो गए, 700 के जख्मी हो गए, तो और क्या सबूत चाहिए? आप हमारी कोर्ट में शेरी मजारी को 1 हफ्ते में 5 दफा कोर्ट ने आजाद किया और आपने उठा के उनको बंद कर दिया, तो और कौन सा आपको सबूत चाहिए? कोर्ट्स कह रही है कि भाई
सुने, ये तशद्दुद की डेफिनेशन क्या होती है? लाठी गोली ज़हनी तौर पर तशद्दुद नहीं होता सर एसी में मिलना तशद्दुद है, ये सी क्लास मिलना तशद्दुद है। सर अब आपके जो एमएलए हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, मैं अथेंटिक बता रहा हूँ। सुनिए ना बात, जी बात कीजिएगा लालचंद साहब, सुनिए जी बात कीजिएगा प्लीज। तशद्दुद की 100 शक्लें हैं ना, ठीक, एक साइकोलॉजिकल भी आप कह रहे हैं। अच्छा जी, जी साइकोलॉजिकल भी होता है। आप किसी की बेटी की धमकियां दे रहे हैं, आपके कह रहा हूं कि मैं ऐसी चीजें सामने आ रही है सोशल मीडिया पे जिसका आप सोच नहीं सकते। अच्छा, तो आप क्या बात कर रहे हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ? अब जो भाई ने बात की कि अब पाकिस्तान के अवाम फौज से प्यार करते हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फौज से प्यार नहीं करते? क्या आप लोगों ने एक जो हुकूमती लोग हैं उन्होंने कुछ लोग इंस्टॉल करा के गेम खेला कि ताकि पीटीआई के खिलाफ कोई साजिश की जा सके? तो ये वो नहीं, उन्होंने फौज के खिलाफ साजिश नहीं की नवाज लीग ने। तो ये 25 लोग आपने क्या करें, इन्होंने बंदे इंस्टॉल किए, तो आपकी 25 कारकुन किस जगह पर उनको बकौले आपके उनको जो है हलाक कर दिया गया? देखिए वो पूरे पाकिस्तान में हलाक हुए हैं 25 हमारे कारकुन। ये आप हॉस्पिटल्स का निकाल ले उस दिन। अब आप प्रॉब्लम ये है कि उस दिन आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपने कम्युनिकेशन के सारे जराए नहीं, मैं क्या वो क्या एहतजाज कर रहे थे, वो कहां पर थे वो 25 लोग, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं। सर एहतजाज पाकिस्तान में शुरू हुआ था, एक जगह पे नहीं हुआ था, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा था। पर हमला किया था हुआ था। ये नवाज शरीफ, ये तो आप इल्जाम लगा रहे ना। तो वो तो बिल्कुल मरे ना सर। नहीं सर, खान साहब ने, लालचंद साहब आप हमारे लिए मोहतरम है, खान साहब ने खुद कहा है कि उन्होंने कैंटोनमेंट और जीएचक्यू पर एहतजाज करना था। आप बात नहीं करने दे रहे। जी प्लीज बात कीजिए। गुजारिश ये कर रहा हूं जी कि हमने एक मुतालबा किया है कि भाई इस कमीशन बनाया जाए, और वो कमीशन, देखिए ये इंक्वायरी कमीशन बनाया ना कि आईडियो लीक्स पे इन्वेस्टिगेशन कर ले, एक कमीशन और बना ले तो सारी पाकिस्तान की जमायतें, पाकिस्तान के अवाम मुतमिन हो जाएंगे कि असल मामला हुआ क्या है, हमला वाप किसने किया है। ये जो लोग जो हमने 25 मई को हम इस्लामाबाद जा रहे थे तो पूरा एक ट्रक पे आंसू गैस फेंका था इन्होंने। अच्छा। जब ये कोर कमांडर हाउस पे हमला हो रहा था तो ये रोक नहीं सकते थे? ये हर चीज रोक सकते हैं, ये हिंदुस्तान को आने से रोक सकते हैं, ठीक, लड़ाई कर सकते हैं, जंग जीत सकते हैं, लेकिन ये वहां जाने से निहत्थे लोगों को रोक नहीं सकते थे। वाटर कैनन नहीं इस्तेमाल करके। वैसे निहत्थे लोग क्यों जा रहे थे कोर कमांडर हाउस? सवाल तो ये है लालचंद साहब, निहत्थे लोग क्यों कर जा रहे थे कोर कमांडर हाउस? टेररिज्म पे कभी कमीशन बने? अब सुनिए, प्लीज बताइए। हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमारे पीसफुल लोग थे, उनको मुख्तलिफ लोगों ने उकसाया जो इनके इंडक्टेड थे, जो चाहते थे कि किसी न किसी तरह से ऐसे मामला पैदा हो जिससे हुकूमत को फायदा हो, जिससे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर सके, जो हुआ है। तो आप लोगों के वर्कर्स जो बतौर ईंधन इस्तेमाल हो रहे थे? जी नहीं, ये हमारे सिर्फ वर्कर ही नहीं थे, ये पूरे पाकिस्तान की आवाम। तो सर ये आलिया हमजा साहिबा, एजाज चौधरी साहब की ऑडियोस भी इन्होंने कही थी कि ये गुफ्तगू जो कर रहे थे कि उधर जाओ, आलिया हमजा साहिबा, एजाज चौधरी साहब। नहीं तो सर जी आरटीओस तो सारी डॉक्टर आ रही है ना, कौन सी ओरिजिनल आ रही है? बाकी जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ पे जा रहे हैं, तो एजाज चौधरी भी खड़ा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी खड़ी है, वो खड़े हैं, वो सही बात है आपकी, खड़ी है, बिल्कुल भी जेल पे खड़ा है। देखिए ऐसे नहीं है कि आउटराइट सारे छोड़ के चले गए। नहीं ये बात सही है, जो खड़े हैं वो आपने सही नाम की है। हम खबर से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान को टेलीफोन किया है और दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। नाज़रीन अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान को टेलीफोन करके दोबारा मुंतखब होने पर सदर उर्दवान को मुबारकबाद पेश की है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आपका दोबारा इंतखाब तुर्की के अवाम से वाबस्तगी और मिसाली खिदमत का एतराफ़ है। आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान को टेलीफोन किया है। नाज़रीन सदर उर्दवान 28 मई को इलेक्शन में मुश्तरका अपोजिशन को शिकस्त देकर 52% वोटों की बरतरी से दोबारा सदर मुंतखब हुए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान को दोबारा मुंतखब होने पर टेलीफोन करके उन्हें मुबारकबाद पेश की है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। नाज़रीन उनका यह भी कहना था कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में आपकी क़यादत में तुर्की ने नुमायां तरक्की की है।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुझे यकीन है कि आपकी दानिशमंदाना और बसीरत अफरोज़ क़यादत में तुर्की तरक्की और खुशहाली की राह पर अपना सफ़र इसी रफ्तार से जारी रखेगा। मुझे यकीन है कि तुर्की खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना और भी ज़्यादा मौसर किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान को टेलीफोन किया है और दोबारा मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। इस मौके पर उनका यह भी कहना था कि इजलास में शिरकत के लिए आपकी पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम के लिए जश्न बरा हूँ। दोनों मुल्कों की आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव काउंसिल के 7वें इजलास के जल्द इनेकाद के ख्वाहां हैं। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। के ऊपर केस बनाए कि ये मैं तो डाका डालने आया था और मैंने कामयाबी से डाका डाला है। अब केस घर वालों पे बनना चाहिए कि मैं डाका डालने में कामयाब क्यों हुआ। अच्छा, लिहाजा कसूर घर वालों का बनता है। लिहाजा कसूर जो है वो पाकिस्तान के अफवाज का बनता है कि कोर कमांडर हाउस बनाया क्यों। MM आलम का कसूर है, उसने दुश्मन के 6 सेकंड के अंदर कितने वो त्यारे जो है 6 मिनट के अंदर रिकॉर्ड है उनका, बिल्कुल मिनट के अंदर गिराया, रिकॉर्ड कायम किया दुनिया का। वो MM आलम साहब का भी कसूर था। कसूर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब का भी था, उन्होंने मोटरवे क्यों बनाए, क्योंकि इन्होंने जलाने थे, ना बनाते ना जलाते ये। ठीक है, तो ये वो कहते हैं उनके 25 कारकुन जो है वो हलाक हो गए हैं, जुडिशल कमीशन बनाए। आप देखें, आप जरा माइंड सेट देखें जी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आप जरा माइंड सेट चेक करें। बेशर्मी की इंतहा। इधर आप क्या भैंस के आगे बीन बजाएंगे बैठ के, जो शर्मिंदा होने की बजाय ये कह रहे हैं कि ये तो किसी ने करवाया, चूंकि रोका नहीं किसी ने, इसलिए हमें करना चाहिए था। लिहाजा मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप सियासी गुफ्तगू किसी सियासी पार्टी के किसी बंदे के साथ कर। सर वो कहते हैं सियासी जमातों को खत्म नहीं किया जा सकता। वो ये है ना, दहशत। देखें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकी गई है लेकिन खत्म नहीं हुई। अच्छा, दहशतगर्दों को हम हर कुछ लेंगे, दहशतगर्दों का। तो सर अब ये बताइए टुवर्ड्स द एंड की सर जो पाकिस्तान की आवाम सुन रही है, वे फॉरवर्ड क्या है? अली गौर साहब, टुवर्ड्स द एंड सर, वन लाइनर क्या वे फॉरवर्ड है सर? फिर वे फॉरवर्ड यही है कि इस पाकिस्तान की सियासत में अगर हम इस फितने को काबू और इस फितने के सहूलतकारों को काबू कर सके, हाँ, तो पाकिस्तान में अमन हो जाएगा, पाकिस्तान की सियासत स्मूथ हो जाएगी, पाकिस्तान की मईशत स्मूथ हो जाएगी। जिन लोगों ने इक़्तिदार में आकर पाकिस्तानों को दोनों हाथों से लूटा, पाकिस्तान की तारीख के साथ, आप कहते हैं कि वो उससे जो है वो मामला जो है वो सब समझ जाएंगे टुवर्ड्स द एंड। मैं चाहूंगा हसन साहब आपके ख्याल में वन लाइनर, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड सर? ये सारे आपने गुफ्तगू सुन ली, ये मामला हमारे सामने भी आ रहे हैं, आगे का रास्ता क्या है सर? आगे रास्ता जो है वो इंतखाबात ही हैं, लेकिन इंतखाबात होंगे तमाम पूरे मुल्क में एक साथ। अच्छा, पहले इंतखाबात अब ये जो पंजाब वाला जो है इलेक्शन जो है वो नवंबर के बाद ही होंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी किसी भी टाइम जो है ना इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में नहीं। अक्टूबर में तो इलेक्शन कमीशन की अपनी स्टेटेड पोजीशन है ना सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि मई 9 के बाद हमें दोबारा बैठना पड़ेगा और हालात देखने पड़ेंगे, क्योंकि इंतखाबात जो है वो साफ, शफाफ और पुरअमन भी करानी है ना। और PTI कम फ्यूचर, PTI इज अ सिंकिंग, बहुत से लोग खड़े हुए हैं सर। वो लोग खड़े हुए हैं, लेकिन जो अभी इनको जोम है ना, जो कह रहे हैं 70% पॉपुलैरिटी है, वो अपना ही पोल करवा रहे हैं। फेक किस्म का पोल एक ही होता है जो इलेक्शन डे में जो ना पोलिंग होती है। वो तो मैं आपसे जो कह रहे हैं ना, ये जो पंजाब के भी अगर इलेक्शन हो जाए आज, क्योंकि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है वो फैमिलीज की पॉलिटिक्स है, डायनेस्टिक इलेक्टेबल्स की है। अच्छा, पॉपुलैरिटी तो वहां पर पॉपुलैरिटी भी मैटर करती है, लेकिन आपकी सीट्स निकलती हैं इलेक्टेबल्स के साथ। ये तो वो काम खत्म है इनका। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन आप कहते हैं वो काम खत्म है। आपका बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब, लालचंद मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली इमरान, अली गौर बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। आने वाले दिनों में इन तमाम मामलात का हम अहाता करते रहेंगे। आज के लिए यही कुछ। फेसबुक और ट्विटर पर राय से नवाजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक ब्रशर टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।